धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य लोक सेवा आयोग करेगा प्रदेश में भर्तियां। 7,000 पदों पर भर्ती का खुला रास्ता, सीएम बोले सभी परीक्षाओं में रखी जाए पारदर्शिता। कैबिनेट के फैसले से अभ्यर्थियों को राहत, दोबारा नहीं ली जाएगी इम्तिहान की फीस, हर इम्तिहान को रखा जाएगा पारदर्शी। भारत को टीबी मुक्त बनाने का राष्ट्रपति ने उठाया बीड़ा, उत्तराखंड के राज्यपाल भी जुड़े वर्चुअली। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। एक दिवसीय दौरे पर बाजपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, लाखों की लागत से बन रहे ओवरहेड टैंक का किया निरीक्षण, जनता की भी सुनी समस्याएं। और प्रदेश में हर जगह दिखी गणेश विसर्जन की धूम, विकास नगर में यमुना तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7,000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लंबे समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7,000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7,000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। तो मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय अब ले लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश विष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक से लिया गया है, अब ये जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी गई है, ये जो फैसला लिया गया है इससे किस तरीके का लाभ अब मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही अब तमाम भर्तियां की जाएंगी। इससे पहले अधीनस्थ जो चयन सेवा आयोग था उसके द्वारा ये भर्तियां की जाती थी, और जिस तरीके से पेपर लीक जो मामला जब खुलासा हुआ तो उसके बाद ये मालूम चला कि कितनी अनियमितताएं पाई गई थी भर्तियों को लेकर, जिसके चलते अभी 37 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में और लगातार धरपकड़ जारी है। और इसी के चलते जब सरकार पर सवाल निशान खड़े हुए तो सरकार ने फौरन स्टेप लिया, दोषियों को गिरफ्तार करवाने के लिए एसटीएफ को कड़े निर्देश दिए। और अब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अहम फैसला लिया है कि राज्य सेवा आयोग द्वारा ही तमाम भर्तियां की जाएगी। और प्रशंसा लगभग 7,000 भर्तियां हैं जो प्रदेश में होनी है, अलग अलग ये भर्तियां हैं। इसके साथ ही जो अन्य विभाग हैं, जिन विभागों में भर्तियां होनी है, उन तमाम विभागों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो लोग एक कैलेंडर तैयार करेंगे, उस कैलेंडर को आयोग को सौंपेंगे ताकि आयोग ये जान सके कि किस विभाग में कितनी भर्तियां रिक्त हैं, और सिर्फ एक ही विभाग द्वारा या जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा ही भर्तियां होंगी। और ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात की जाए तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना होने पाए। और क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि जिन लोगों ने परीक्षाएं दे दी हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा, इसका भी यहाँ पर
एक नया रास्ता निकाला है मुख्यमंत्री ने कि जिन लोगों ने पेपर दे दिए थे उनका एग्जाम नहीं आया, तो उन तमाम भर्तियों को भी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा उनको सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि आसानी से उन लोगों के रिजल्ट निकल सके और वो लोग आसानी से या तो पास हो सके या जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को रखा जा सके सामने। इसके साथ ही कैलाश, यहाँ पर एक और अहम निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, दोबारा उनके इम्तिहान की फीस भी नहीं ली जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए कई एग्जाम्स ऐसे थे जिन एग्जाम्स की अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा फीस ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो एग्जाम डिले हो गए या तो वो एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तो उसी के चलते अब ये भी निर्णय लिया गया है कि अगर ऐसा कोई एग्जाम है जिसकी फीस दी गई लेकिन किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं हो पाया या फिर वो एग्जाम डिले हो गया, तो उन एग्जाम को भी ट्रांसफर कर दिया गया है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में, ताकि अगर वो कंडक्ट एग्जाम्स करवाता है यहाँ पर लोक सेवा आयोग, तो उन एग्जाम्स की फीस ऑलरेडी जा चुकी है, तो लिहाजा उनकी फीस नहीं ली जाएगी दोबारा, और जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के तहत ही उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए पूर्व अनुमान जारी किया है। 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में चमोली, नैनीताल और बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। आपदा प्रबंधन की सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी के चलते येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कैलाश, येलो अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल मौसम का क्या मिजाज वहां पर देखने को मिल रहा है देहरादून में? देखिए, देहरादून की बात करें तो रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है कई इलाकों में देहरादून के। और जहां तक बात की जाए येलो अलर्ट की, तो जाहिर तौर पर पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, नैनीताल, चमोली और बागेश्वर के लिए। यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है, लिहाजा जितनी भी जो आपदा प्रबंधन की टीम है उन तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उससे भूस्खलन की भी कई खबरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं कि कई जो सड़कें, राजमार्ग हैं जो बंद हो चले हैं, जिनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यात्रा भी चल रही है प्रदेश में, तो वो एक बड़ी चुनौती एक बार फिर से आ गई है, क्योंकि बीच में जब बरसात का मौसम था तो यात्रा कम हो चली थी, हालांकि लोग आ रहे थे लेकिन बहुत ही कम संख्या में। और अब जिस तरीके से बारिश कम हुई थी बीते कुछ दिनों पहले, तो यात्रियों की संख्या एक बार फिर से बढ़ चली है। तो अब ये एक बार चुनौती हो चुकी है प्रशासन के लिए। एक और तो यात्रा जो संचालित है अभी प्रदेश में, क्योंकि अब अक्टूबर तक यात्रा चलेगी तो 1 महीना और यानी 2 महीने यात्री आएंगे उत्तराखंड, और साथ ही जो बारिश लगातार हो रही है पहाड़ों में, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए ये पूर्वानुमान जारी किया गया है, येलो अलर्ट है, और टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि इस तरह की अगर जो चिन्हित जो इलाके हैं, अगर वहां पर इस तरह की कोई घटना आसार नजर आते हैं तो पहले ही वहां पर अलर्ट मोड पर टीमें भी रहें और लोगों को भी अलर्ट कर दिया जाए। जी, तो 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया और यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की, आपदा प्रबंधन विभाग की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में टीबी के कुल रोगियों की संख्या 25% से ज्यादा भारत में है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। वहीं इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बाजपुर पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 762 लाख रुपए की लागत से बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। इस ओवरहेड टैंक के निर्माण से लोगों को 1 रुपए में पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके बाद उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जनता की समस्याओं को सुना, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा,
बहुत गरीब मोहल्लों में है, जिसमें से 2200 लोगों को पानी दिया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि गरीब को भी पानी पीने का हक है। पूरी लाइन बिछाई जा रही है और कनेक्शन उसका 1 रुपए में दिया जाएगा। लोहाघाट के रामलीला मैदान में गणेश विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन किया गया। गणपति की विदाई देने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। इसके साथ ही क्षेत्र में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव में 10 दिवसीय भागवत कथा सुनाई गई, जिसका क्षेत्र के हजारों भक्तों ने आनंद उठाया। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में गणेश विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन किया गया। विसर्जन के दौरान ढालीपुर घाट के यमुना नदी पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालु पैदल ही भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर बैंड बाजे पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ जयकारी के साथ भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने अपना नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और शादी का दबाव बनाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की और बाद में शादी का दबाव बनाने लगा। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तहरीर प्राप्त हुई, एक महिला आई थी रोते बिटते हमारे थाने में, जहाँ पे इसने ये बोला कि 1 साल पहले से एक व्यक्ति से परिचय हो गया था जो अपने आप को राजकुमार बोलता था। तो काफी संबंध आगे बढ़ गए थे, लेकिन बाद में इसको जानकारी में मिला कि ये राजकुमार नहीं है, वास्तविक तौर रूप में शाहरुख है। इसका पहले से कहीं पे शादी है, शादी के बाद बच्चे भी है, दूसरी शादी भी है। मतलब ये सब होने के बाद जो है इसके पीछे पड़ रहा था और पिछले कई दिन से ये सीसीटीवी कैमरा का फीड अपने कैमरा में लेकर उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था। जब भी ये बाहर निकले इसको बहुत पीछा कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, शादी करने के लिए लिटरली फोर्स कर रहा था, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था। तो कुल मिला के ये सच्ची छुपा के अपने दूसरे धर्म का एक आइडेंटिटी लेकर वो लड़कियों को शादी के लिए फोर्स करने का एक मामला सामने आया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शाहरुख है, शाहरुख उसका नाम है, गदरपुर का रहने वाला है। वो अपने आप को राजकुमार कहलाता था। उसके कब्जे में हमें एक आधार कार्ड मिला है राजकुमार नाम पे, तो अपना ही फोटो लगाते हुए। कुल मिला के ये सारे धाराओं में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करा है। अग्रिम विवेचना जारी है। उत्तराखंड में NSUI ने भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया कृषि के नाम पर स्थानीय रहवासियों से जमीनें खरीद लेते हैं और उसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इसका मुख्य हमारी कारण है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कृषि भूमि को बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफिया कृषि के नाम पर खरीद रहे हैं और उसमें फिर अवैध रूप से उसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताजा प्रकरण रामनगर का आया है, जहां पर एक व्यापारी ने एक किसान से 5 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए खरीदी और उसके बाद उसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इस पर शिकायत की तो उसके बाद प्रशासन ने जाकर उस भूमि को बिक्री करने से रोक लगा दी और उसको अपने कब्जे में लिया। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां वे रामलीला मैदान में चल रहे गणेश महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गौ भागवत कथा का संज्ञान लेते हुए लोगों से कहा कि आज हम लोग घरों में कुत्ते तो पाल लेते हैं पर एक गौ माता को नहीं पाल पाते हैं, और जो लोग पालते हैं उनमें से अधिकतर लोग गौ माता के बूढ़ी होने या बीमार होने पर उन्हें बाजारों या जंगल में छोड़ देते हैं, जो काफी गंभीर मामला है और इसे हमारे हिंदू धर्म में घोर पाप माना गया है। लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। गौ माता का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है, जहां हमारे धार्मिक कार्य जीने से लेकर मरने तक बिना गौमूत्र के पूरे नहीं होते, बिना गाय के दूध के पूरे नहीं होते, बिना उसके बने हुए दही के पूरे नहीं होते। वहीं आज जो गौमूत्र है उससे कई प्रकार की मेडिसिन बन रही है। जो बड़े असाध्य लोग हैं जिनका इलाज कहीं नहीं हो रहा है, उस गौमूत्र से हो रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है। और आज गौवंश को बचाने की आवश्यकता है। एक जनसेवक होने के नाते
और सरकार का एक अंग होने के नाते मैंने इनको आश्वस्त किया है। उसके लिए सरकार की तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। हल्द्वानी में स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स बेलगाम होते जा रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स की हकीकत तब सामने आई जब करंट से झुलसे बच्चे का इलाज कराने परिजन पहुंचे तो वहां पर मौजूद पत्रकारों पर डॉक्टर्स झुंड बनाकर हमलावर हो गए। इधर मामले में अस्पताल के पीआरओ आलोक उप्रेती का कहना है कि पत्रकारों को खबर करने से पहले अस्पताल प्रबंधन को बताना चाहिए। अब देखना होगा कि मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। कैजुअलिटी का जो पेशेंट का इनपुट है बहुत ज़्यादा है और हमारे जो डॉक्टर्स की जो संख्या है बहुत कम है। एक तो ऑलरेडी वो इतने ओवरलोडेड ओवर स्ट्रेस काम कर रहे होता है, पेशेंट इतने ज़्यादा है, तो हो सकता है इस तरह से हल्का हल्का कभी इस तरह से हो जाए। मगर हमारी डॉक्टर की कोशिश ये रहता है कि पेशेंट को सही ढंग से केयर करे और जो भी पत्रकार या जो भी है उनसे व्यवहार सही ढंग करने की कोशिश करते ही है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर से बात करके जो भी चीज़ें जो भी घटना हो जो आप बता रहे हो वो मैं सही ढंग से छानबीन करके उनको समझाने की कोशिश करूँगा। सितारगंज के ग्राम कटघरी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाइक पर सवार 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह 6 बजे ये लोग अपने बाग में जा रहे थे। खड़ी गाड़ी में कार पीछे से आके टक्कर लग गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बहुत गरीब और निर्धन व्यक्ति है। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सिर में चोट ज्यादा गहरी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जिसमें से एक व्यक्ति शरीर फैमस जो था वो मृत ही आया था ब्रॉडबैंड का, और जिसके मृत्यु कारण शायद हेड इंजरी बताया जा रहा है। और बाकी जो 2 पेशेंट थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कोटद्वार में नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे शहर में कूड़ा बिखरा पड़ा है। स्थानीय और राहगीर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, नगर निगम के 182 सफाई कर्मचारियों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स में डाला जा रहा है, जिसका सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक अपने काम का बहिष्कार करने पर डटे हुए हैं। हमने अपनी रूपरेखा में कल अल्टीमेटम में नगराज जी को 5-6 बिंदु हैं वो अपने दे दिए हैं। उन बिंदुओं पे ही हमारी मांग है। 5 महीने से हमारी भी पक्कों की भी मांग चलती आ रही थी। अभी तक नगराज जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही ध्यान दिया कि समिति वालों को आउटसोर्सिंग में डालना है, ठेका प्रथा में डालना है। 0% पर ठेका है और बनी मनमानी ले कर रहा है, जिससे चाहे उतने पैसे काट के वो उन्हें तनख्वाह दे रहा है। 15,000 रुपये जो मान्य दिए मुख्यमंत्री ने करा है, हमारे कर्मचारियों को 15,000 नहीं मिल रहे, उसमें से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये इस तरह से मिल रहे हैं। तो बताइए 12,000 रुपये में अपने बच्चे पाल लेंगे या पढ़ाई कर लेंगे? नगर आईजी उन्हें सीधा ठेकेदारी प्रथा में डालना चाहते हैं, चाहे वो 180-82 हो या पिछली वाली भी हो, जो जिन्होंने 15-15, 20-20 साल हो गए उन्हें भी वे ठेका प्रथा में डालना चाह रहे हैं। बाजपुर में नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्राम चकरपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पुलिया के समीप कच्ची शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। लोग मौके पर नशीले पदार्थों का सेवन कर अभद्रता करते हैं, जिससे गांव की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों नए घोटाले सामने आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक गाना खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गायक डॉक्टर अजय ढूंढियाल ने जांच के परिणाम का इंतजार करने का संदेश दिया है। वायरल गाने में जनता से अपने चुने मुखिया पर भरोसा रखने और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का मौका देने की अपील की गई है।
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति में कई ऐसी संपत्ति भी हैं जिस पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। इन कब्जों पर अब वक्फ बोर्ड काफी सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने का काम धामी सरकार करेगी, क्योंकि ये संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन गरीब बच्चों की है जिनका भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला है। खबर लक्सर से है, जहां नासन के उप खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अब जिले के पुलिस कप्तान और क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि क्षेत्र में इस प्रकार की भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा ऐसे किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में उनको किसी कानूनी परेशानी में डाले या उनके खिलाफ किसी प्रकार की मुकदमेबाजी को पैदा करे। साथ ही साथ इन अफवाहों को फैलाने वाले तत्वों से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। पुलिस की सोशल मीडिया सेल और पुलिस लगातार उन पर नजर रखे हुए है कि सब बच्चे चोरी हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न थाने में इस संबंध में कोई सूचना है, ना थाने को संबंध कोई अभियोग दर्ज हुआ है। यदि इस संबंध में कोई अभियोग प्राथमिक पत्र आता भी है तो तुरंत अभियोग दर्ज किया जाएगा और जो सोशल मीडिया में ये समझ फैला रहे हैं इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ये मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से ये कहना है कि इस पर अफवाह पर ध्यान न दें, ये सब खाली अफवाह है। ऐसा कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा नहीं गायब हुआ, ना ही कोई बच्चा उठ रहा है, ना कोई इस तरह का कोई अभियोग दर्ज हुआ है। अब इसमें सब लोगों को मैं भी मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों से समझाना कहना चाहता हूं कि इसमें अफवाह है, अफवाह पर ध्यान। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 50% ऋषिकेश से सामने आया है, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर अनीता मंगाई ने मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मलिन बस्तियों में डेंगू लार्वा को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। डोर टू डोर भ्रमण किया जा रहा है, पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घरों में, कूलर में और फ्रिज के पीछे जो डिफ्रॉस्ट ट्रे होती है उसमें और गमलों के नीचे जो प्लेट लगी रहती है पानी में बिखरे नहीं करके, उनमें मच्छर न पनपने दें। उनका पानी हफ्ते में 2 बार साफ करें और उसके अलावा यदि परिवार में किसी को बुखार है तो उसकी त्वरित जांच निःशुल्क जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल में होती है, यहाँ एसपीएस हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होती है, एलाइजा जांच है, वो कराएं। किसी प्राइवेट लैब में न जाएं, सीधे वहाँ जांच कराएं। अगर डेंगू निकलता तो वहाँ डॉक्टर से की सलाह के अनुसार ही दवा लें। कल अपने अधिकारियों को निर्देशित करा कि इसमें हमको एक ज्वाइंट बैठक, क्योंकि मेरा अनुभव भी है, हमने इसमें 2019 में जब डेंगू बहुत बड़े स्तर से फैल गया था तो 2020 और 21 में हमने इसमें पूरी तरह से संयुक्त रूप से, जिसमें कि हमारे सरकारी अस्पताल के पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम, जिला जो मलेरिया और डेंगू नियंत्रण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी टीम, साथ में नगर निगम की टीम, जन जागरूकता के लिए आशा वर्करों को साथ में लेना, सभी को हमने इसमें साथ में लेके ताकि हम एक साथ डेंगू पे वार कर सकें। और हमने आज ये निर्णय लिया कि हम शाम के टाइम पे, जब आज से ही वहाँ पे डेंगू के लिए फॉगिंग हो, मेलाथिन हो, ब्लीचिंग हो, चाहे हमारा जो भी उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, एक साथ एक बृहद स्तर पे एक साथ करेंगे ताकि उसमें संक्रमित जो भी कीटाणु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह न जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।